स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने होते हैं। चलेंगे सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी जहां पर संसद में बैठते हैं वहां पर पूरी तरीके से विपक्ष की महिला सांसद पहुंची और चारों तरफ से घेर लिया गया दोस्तों, जिसके बाद नरेंद्र मोदी का होने वाला संबोधन भी पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। बताएंगे किस तरीके का हुआ जोरदार तरीके का हंगामा और मोदी के इंतजार में क्यों बैठे हुए थे राहुल गांधी और क्या देना चाहते थे ऐसा जिसे लेने से नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग मना कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक कि मोदी का भाषण भी नहीं हो पाया। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी को बोले देने से रोकने के मामले को लेकर बीजेपी के कार्यालय पर ही धावा बोलते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। बताएंगे कहां पर बीजेपी के कार्यालय गुरु कमलम के अंदर जाकर जबरदस्त विरोध किया गया दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर, जहां पर नरेंद्र मोदी को लेकर आनंदीबेन पटेल के पति मफत भाई पटेल का एक पुराना लेटर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी संसद के अंदर नरेंद्र मोदी को जो किताब देना चाहते हैं MM नरवणे की किताब, नरेंद्र मोदी में हिम्मत होनी चाहिए उस किताब को स्वीकार करने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विपक्ष के सांसदों ने लगातार हंगामे के चलते बुधवार को लोकसभा के अंदर कार्रवाई को स्थगित करवाया दोस्तों। और शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी का भाषण होने वाला था, चर्चाएं चल रही थी, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने कहा, महिला सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए लोकसभा के अंदर आए, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों विपक्ष के जो महिला सांसद है उन सब ने एक बड़ा सा बैनर ले रखा था। उस बैनर को चारों तरफ, जहां नरेंद्र मोदी संसद में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, उसे चारों तरफ से घेर दिया गया और उस बैनर पर लिखा हुआ था कि जो सही है वो करो, यानी जो नरवणे को बोला गया था दोस्तों उसी बात पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की ओर से ये बैनर बनाया गया था। यानी ये विरोध जताने की कोशिश की जा रही है कि MM नरवणे को जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी भारत के सरकार की, यानी नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की, तब उस टाइम पे उनको अकेला छोड़ दिया गया और उनको सपोर्ट नहीं मिला दोस्तों, जैसा कि वो अपने किताब में लिखते हैं। और राहुल गांधी इसी बात को बोलना चाहते हैं, लेकिन सदन के अंदर महिला नेत्रियों ने जाकर नरेंद्र मोदी के चेयर को ही चारों तरफ से घेर कर एक बड़ा मैसेज भेजा है दोस्तों। जैसे ही चेयर घेरने के लिए बड़ी संख्या में विपक्ष की महिला सांसद पहुंची तो खबर सामने आती है कि नरेंद्र मोदी जो 5 बजे भाषण देने के लिए आने वाले थे, नरेंद्र मोदी का भाषण टाल दिया गया है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं कि संसद में जाएंगे तो महिला सांसदों के द्वारा विरोध और ज्यादा तेज किया जाएगा और साफ तौर पर विरोध करते हुए जो बैनर लेकर आ गए हैं, ये तो और ज्यादा बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आ रहे दोस्तों, भाषण देने के लिए नहीं आ रहे जिसकी तैयारी चल रही थी। बल्कि राहुल गांधी ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी कि अगर नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनको एक किताब भेंट करेंगे। हुआ ये दोस्तों कि राहुल गांधी बीजेपी का जवाब देने के लिए मैदान में कूदे। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि जो किताब मैं कोट करने जा रहा हूं, यानी जिस किताब के कुछ पंक्ति मैं बोलना चाहता हूं सदन के अंदर, वो किताब अभी जारी नहीं की गई है, पब्लिश नहीं की गई है, यानी उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। तो मैं सदन के अंदर किताब लेकर आया हूं, पूरी की पूरी किताब मैं जाकर नरेंद्र मोदी को सौंपूंगा। राहुल गांधी सुबह से इंतजार करते रहे कि नरेंद्र मोदी संसद में आएंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री एक सदन के नेता के तौर पर भाषण देंगे दोस्तों, जो हर बार होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का भाषण टाल दिया गया क्योंकि बीजेपी वालों को पता है अगर आज नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे होते तो सामने से राहुल गांधी उठकर आते और नरेंद्र मोदी को यह किताब पकड़ाते, जिस किताब का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, यानी MM नरवणे की किताब पकड़ाते और बताते कि इसमें MM नरवणे भारत के पूर्व सेना के अध्यक्ष ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका समर्थन उस टाइम में नहीं किया जिस टाइम में चाइना की आर्मी के द्वारा भारत के क्षेत्र में दखल देने की कोशिश की जा रही थी, उनको अकेला छोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि डरे हुए प्रधानमंत्री है, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। और राहुल ने प्रधानमंत्री को बोला कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आज सदन में आकर दिखा दे। और जो राहुल गांधी बोल रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। नरेंद्र मोदी 5 बजे सदन में भाषण देने के लिए नहीं आए, जबकि नरेंद्र मोदी का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था जिसके चलते ये दावा किया जाए कि वे शायद कोई बड़े कार्यक्रम में होंगे, इसीलिए नहीं आए। तो इससे पता चलता है कि गोदी मीडिया वाले चाहे माहौल को कितना भी दबाने की कोशिश करें, मुद्दे को दबाने की कोशिश करें, अंततः सच्चाई ये है कि राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे से अगर सबसे ज्यादा कोई डरता है दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी डरते हैं। उसका यह जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राजनाथ सिंह को जवाब देना पड़ेगा और भारत के विदेश मंत्री SJ शंकर को भी इस किताब के बाद जवाब देना पड़ेगा और इस मुद्दे से बीजेपी वाले कब तक भागेंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि सबको पता है कि ये तो केवल एक मुद्दा है, इसके बाद 2 और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जवाब बीजेपी के पास नहीं है। एक और मुद्दा जो है वो एप्स्टीन फाइल का है और दूसरा ट्रंप के साथ में भारत विरोधी डील करने का है। और दोनों मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर बिल्कुल नहीं जाने वाली है दोस्तों और बीजेपी को चौतरफा घेरा जाएगा। ऐसे में जब ये खबर मिलती है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बैक टू बैक 2 दिन सदन में भाषण नहीं देने दिया गया, तो उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए मैदान में कूदने का ऐलान किया। खबर यह है दोस्तों की
दिल्ली से सटे हरियाणा में यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध करते हुए केंद्र सरकार की नीति और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर चुप कराने के खिलाफ बीजेपी के दफ्तर के बाहर धावा बोल दिया। बीजेपी का गुरुग्राम के अंदर एक दफ्तर है दोस्तों, इस दफ्तर का नाम गुरु कमल है, जिसके बाहर भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की किताब और गलवान घाटी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने से रोकना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह सरकार द्वारा जवाबदेही से बचने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि देश के शहीदों सैनिकों के बलिदान के बारे में सच्चाई जानने का अधिकार देश की हर एक जनता को है, लेकिन सरकार लगातार चुप्पी साध कर बैठी हुई है। दोपहर 12:30 बजे के आसपास यूथ कांग्रेस के लोग भाजपा के दफ्तर के बाहर नारे लगाते हुए नजर आए। दोस्तों जोर जोर से नारे लग रहे थे और साफ तौर पर राहुल गांधी की आवाज दबाएंगे तो फिर सड़कों पर विरोध और प्रचंड होगा, साफ तौर पर बोला गया है। और गुरुग्राम के अंदर गुरु कमल दफ्तर के बाहर का यह विरोध है दोस्तों, जो बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च करके यह दफ्तर बनाया है। ऐसे में यूथ कांग्रेस के लोगों को पता है कि कहां जाकर विरोध करना और किस तरीके से विरोध करना है कि मैसेज दूर तक जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। राहुल गांधी ने भी पोस्ट करते हुए कहा कि जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। राहुल गांधी अपने साथ में जो किताब लेकर आए हैं दोस्तों, ये किताब अभी तक नरेंद्र मोदी को नहीं पहुंची है, लेकिन राहुल गांधी अगर सदन में नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं एक और तरीका है कि सीधा नरेंद्र मोदी के दफ्तर में जाकर ही ये किताब पहुंचा दे, जिस किताब के बारे में भाजपा के लोगों का दावा है कि ये किताब ही पब्लिश नहीं हुई, जबकि 2024 से पहले नरवणे ने यह किताब लिख दी थी और किताब को पब्लिश करने के लिए, प्रकाशन के लिए बीजेपी के डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय से लगातार इजाजत मांगी जा रही है और बार बार इसको दबाया गया है, क्योंकि दाल में कुछ काला है दोस्तों। बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि जनता जाने की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में आखिर क्या क्या हुआ था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक लेटर सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है दोस्तों। ये लेटर एक समय का है जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखा गया था। आपको बता दें कि इस लेटर के अंदर आनंदीबेन पटेल के भाई मुफ्त भाई पटेल ने लाल कृष्ण आडवाणी को एक पत्र लिखा था दोस्तों, एक लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी आनंदीबेन मुझसे बात नहीं करती, नरेंद्र मोदी ने मेरी पत्नी को अपने वश में कर लिया है। पत्र में यह लिखा गया था कि अगर मेरी मदद नहीं की गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आनंदीबेन पटेल के पति मुफ्त भाई पटेल ने लाल कृष्ण आडवाणी को जो ये लेटर लिखा था दोस्तों, अब इस लेटर की तारीख तो गुजराती में लिखी हुई है, लेकिन ये लेटर सही बताया जा रहा है और इसमें जो बातें कही गई है वो भी काफी चर्चा का विषय है दोस्तों। कई जगह पर छपा भी है रिपोर्ट। अब इस पर नरेंद्र मोदी को सफाई देनी चाहिए। आनंदीबेन पटेल भारतीय जनता पार्टी सरकार में बड़ी मंत्री के तौर पर काम करती रही है दोस्तों। गुजरात की वो मुख्यमंत्री भी थी, आप लोग को याद होगा, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर वो राज्यपाल के तौर पर भी काम कर रही है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार की पिछले दिनों एक विमान हादसे में मौत हो गई थी दोस्तों। एनसीपी की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। उनके निधन के चौथे दिन उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्य का डिप्टी सीएम बना दिया गया, शपथ दिलवा दिया गया। उनके निधन को अभी केवल 7 दिन ही बीते थे, लेकिन ऐसा राज्य के अंदर शुरू हो गई है राजनीति, जिससे लग रहा है कि मामला भी और ज्यादा भड़कने वाला है। अजित पवार ने राज्य के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि एनसीपी दोनों ग्रुप एकजुट हो जाए, यानी उनके चाचा शरद पवार और अजित पवार का गुट पूरी तरीके से एकजुट हो जाए। इसलिए कई राउंड की बातचीत भी हुई है। सुनेत्रा पवार और उनके बेटे के साथ हर कदम पर परिवार का सदस्य दिखाई दिया और पवार की पार्टी के सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो शरद पवार खुद ही है दोस्तों, बल्कि परिवार के अगर सबसे बड़े सदस्य हैं तो शरद पवार है। ऐसे में शरद पवार की खुद की पार्टी है, तो सुनेत्रा पवार को एक तो उप मुख्यमंत्री बनाकर प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो उसके बाद अब जो माहौल बन रहा है दोस्तों, उसके मुताबिक पार्टी के अंदर कई सारे नेता है जो इस तरीके के फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं। शरद पवार चाहते थे कि परिवार के किसी व्यक्ति को आगे किया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे किया गया है। तो उनके खिलाफ पार्टी के अंदर सही साजिशें शुरू हो गई है और शरद पवार इस मामले पर पीछे हटने वाले नहीं है दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे और बीड के पालक मंत्री की जिम्मेदारी भी सुनेत्रा पवार को दी है और पार्टी के जो दूसरे नेता हैं दोस्तों वो नाराज है, यानी 4 बड़े नेता हैं एनसीपी के अंदर जो परिवार से हटके हैं। उसमें छगन भुजबल का भी नाम है दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल के साथ साथ सुनील तटकरे और जयंत पाटिल का नाम है। तो जयंत पाटिल शरद पवार के करीबी नेता है। ऐसे में क्या जयंत पाटिल के साथ मिलकर शरद पवार एनसीपी में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पूरी तरीके से एनसीपी अजित पवार ग्रुप को शरद पवार में विलय करवा देगा? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इस पर चर्चाएं सबसे ज्यादा अगर महाराष्ट्र में चल रही है तो उसके पीछे कारण ये भी है कि शरद पवार एक ऐसे नेता है जो जानते हैं कि कैसे अपने साथ में लोगों को लाया जाता है, और इसीलिए अगर शरद पवार थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे तो एनसीपी अजित पवार ग्रुप पूरा का पूरा शरद पवार के साथ में विलय हो सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा। इसी बीच खबर यह है कि ममता बनर्जी खुद कोर्ट में मौजूद रह सकती है। उन्होंने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम अर्जी दायर की है, जिसमें खुद पेश होकर अपनी दलील रखने की इजाजत मांगी है। 200 सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में एंट्री के पास की मांग की गई थी और पास भी उपलब्ध करवा दिया गया। दोस्तों, उसके बाद जो चर्चाएं हुई है उसमें ममता बनर्जी ने अपनी कई सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी है और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सुनी गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को माना कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे कोर्ट के अंदर एक सिटिंग सीएम खुद अपना केस लड़ने के लिए आई है। उन्होंने इस बात की तारीफ भी की है और चुनाव आयोग के साथ साथ राज्य चुनाव आयोग को भी एक नोटिस जारी किया गया है और 9 तारीख तक जवाब देने के लिए कहा गया है। 9 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो न्याय के लिए अदालत में आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को तमाम फैक्टर्स बताए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बातें नहीं सुनी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ किया कि आपकी नई याचिका में कुछ नए मुद्दे जरूर है, लेकिन जो बात आप कह रही है वो आपके वकील पहले अदालत में सामने रख चुके हैं। वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस बात की भी जिक्र किया है और बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर की स्पेलिंग में बदलाव का जिक्र करते हुए कि लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की बात है, इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों के नाम इसलिए भी कई जगह हटाए गए हैं क्योंकि उनके नाम में स्पेलिंग की मिस्टेक है। अगर इस तरीके की मिस्टेक पकड़ने लगेंगे तो इंडिया के अंदर करोड़ों लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। और ममता बनर्जी की इन बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सही से ध्यान देंगे और अब जब नोटिस जारी किया गया है तो जवाब देने के लिए चुनाव आयोग के लोगों को आना पड़ेगा। 9 तारीख को फिर से चर्चा होगी। सवाल यह है कि क्या 9 तारीख को भी यहाँ पर ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी और वो क्या एक-एक सवालों का जवाब चुनाव आयोग से खुद लेंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया। दोस्तों, जब मकर द्वार पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एक दूसरे के आमने सामने आ गए, दोनों नेताओं के बीच में जमकर तीखी नोकझोंक हुई। मकर द्वार पर राहुल गांधी और बिट्टू की बहस हो गई। कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच में कहा सुनी को लेकर जानकारी दी। दोस्तों, राहुल गांधी ने बिट्टू से कहा कि तुम एक दिन लौट कर आओगे, जिस पर माहौल और ज्यादा गर्मा गया, तनावपूर्ण हो गया। उस वक्त और बढ़ गया जब राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू से हाथ मिलाने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को ट्रेटर फ्रेंड बता दिया, यानी एक ऐसा दोस्त जिसने मुझे धोखा दिया है। राहुल गांधी ने जो ये बात कही दोस्तों, इसके बाद बिट्टू बुरी तरीके से भड़क गया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताने लगा। और रवनीत बिट्टू को बीजेपी ने मंत्रिमंडल में तो रखा हुआ है, लेकिन सबको पता है कि रवनीत बिट्टू एक ऐसे नेता है जिनको पंजाब में राजनीति करनी है और पंजाब में राजनीति भाजपा के भरोसे तो कतई नहीं हो सकती। और इसीलिए बीजेपी वालों को आज नहीं तो कल रवनीत सिंह बिट्टू से पल्ला झाड़ना पड़ेगा, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू से अगर पल्ला नहीं झाड़ेंगे तो फिर पार्टी के जो अन्य नेता है जो पंजाब के अंदर दिन रात काम करते हैं बीजेपी के लिए, वो बोलेंगे कि बाहर से लोगों को बुला बुलाकर बीजेपी राज्यसभा का सांसद बना दे रही है, मंत्री बना दे रही है और हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो या तो पार्टी में टूट होगी या फिर रवनीत सिंह बिट्टू को पोस्ट से हटाया जाएगा। और वैसे भी रवनीत सिंह बिट्टू का पंजाब में कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि बीजेपी का ही पंजाब में कोई भविष्य नहीं है। तो ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना कि ये वापस लौट कर आएंगे एकदम सही बात है। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो कॉमन सेंस है कि बीजेपी के साथ जाकर कोई नेता पंजाब में आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी ही पंजाब में आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सिख समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को एंटी सिख यानी सिख विरोधी समझते हैं। कारण आरएसएस और उससे जुड़ी हुई संस्थानें हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने सही बात कही है तो लिखेगा जरूर। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर दूषित पानी से 23 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। दोस्तों, इतनी मौतों के बावजूद अभी शहर वासियों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर ऑटो वाटर टेस्टिंग लैब यानी पानी की जांच करने वाले, दूषित पानी की जांच करने वाले मशीन लगा दिए हैं। कांग्रेस पार्टी हर इलाके के अंदर टेस्टिंग लैब लेकर घूम रही है और लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग अपने क्षेत्र का पानी लेकर आइए और इसमें डालिए और पता चलेगा आपको कि आपका पानी दूषित है या फिर सही है। यानी आम जनता को उनके पानी की गुणवत्ता बताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। भागीरथपुरा कांड को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत राजवाड़ा में न्याय प्रदर्शन रखा गया। दोस्तों, इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कई व्यापारी संगठन के द्वारा भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया गया। दोस्तों, इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मृतक परिवारों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने कहा कि पहले जब 17 मौत का आंकड़ा बताया था उस समय 30 मौत हो चुकी थी। आज 32 मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है, 50 मौतें अब तक हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी 25 साल में 1 गिलास पानी शुद्ध लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पाई। जब लोग यहाँ गंदे पानी से मर रहे हैं तो इंदौर के सांसद मुंबई में चुनाव का प्रचार और मैच देख रहे हैं, साथ ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के मनोनीत होने पर एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। यानी इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको पता है कि इंदौर की जनता फिर से आंख बंद करके बीजेपी को वोट दे देगी। और दोस्तों, इंदौर में वैसा ही चुनाव हुआ था जो आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया था और जमकर बवाल भी हुआ था इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश को लेकर एकदम इस मोड में है
है कि उनको किसी चीज का कोई डर नहीं है, जनता उनको दोबारा वोट दे देगी। लेकिन अगर जनता ने बीजेपी को हराया नहीं तो फिर उनका अहंकार इसी तरीके से आसमान पर पहुंच जाएगा, साथ में आसमान पर पहुंच जाएगा। और ये सीधा सीधा उदाहरण है कि जनता को अब बीजेपी को सबक सिखाना पड़ेगा, तब जाकर वो लाइन पर आएंगे। तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में शुक्रवार यानी कल ओमान में बातचीत होने वाली है। ईरानी मीडिया ने बुधवार को इस खबर को लेकर जानकारी दी है दोस्तों। और पिछले महीने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर खूनी कार्रवाई के बाद वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में अब बातचीत हो रही है। ट्रंप पहले सोच रहा था कि वो अटैक करेगा ईरान के ऊपर दोस्तों, लेकिन ईरान ने भी कहा था कि वो डट कर मुकाबला करेगा। और जिस तरीके से हालात ईरान के अंदर है, अमेरिका में हिम्मत नहीं है कि वो अटैक करेगा। कुछ लोग जो बताते हैं, जो एक्सपर्ट है दोस्तों, उनका मानना है कि ईरान से लड़ना अमेरिका के लिए अभी घातक हो सकता है, आत्मघातक हो सकता है, क्योंकि यूरोप पहले से ही अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मिडिल ईस्ट के जो देश है, यानी जो अरबियन पेनिनसुला वाले देश है, वो पूरी तरीके से इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, अमेरिका के खिलाफ। वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा बवाल ना हो जिससे क्षेत्र में अशांति फैल जाए और व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हो जाए, जिससे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और तमाम तरीके की समस्याएं, प्रॉब्लम आने लगेंगी दोस्तों, दिक्कतें आने लगेगी। और इसीलिए अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा है मिडिल ईस्ट के देशों के द्वारा कि कोई अटैक ना करे। यही बड़ा कारण है कि अब ईरान के साथ में हाथ मिलाने को, या यूं कहिए कि चर्चा करने को अमेरिका तैयार हो गया है। वैसे भी अमेरिका को पिछला अनुभव तो याद होगा ही, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी तो फिर ईरान ने इजराइल को जमीन पर ला दिया था दोस्तों, और एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। तो अगर अमेरिका को पता है कि अगर अटैक ईरान के ऊपर किया गया तो दूसरा जो प्रतिकार होगा वो इजराइल के ऊपर होगा, यानी ईरान सीधा इजराइल को टारगेट करेगा। और अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल पर कोई टारगेट हो, क्योंकि इजराइल के जो बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, वही अमेरिका के अंदर पॉलिसी डिसीजन, यानी किस तरीके की नीति सरकार की होगी, वो तय करते हैं। और अगर इजराइल खतरे में है तो कभी भी ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले अमेरिका 10 बारी सोचेगा। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान ने एकदम सही गला दबा रखा है इजराइल का, पता है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो सीधा इजराइल पर हमला करना है, जिस कारण से अमेरिका अब डर रहा है कि ईरान पर हाथ लगाना घातक हो सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ये जो बातचीत शुरू हुई है, क्या इसे कोई समाधान निकलेगा या फिर ट्रंप कुछ ना कुछ नया बवाल करने की कोशिश करेगा? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें मणिपुर में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है दोस्तों। नई सरकार के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद हैं और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला पद दिलाने के लिए खुद राज्यपाल के तौर पर मौजूद थे दोस्तों, यानी राजभवन में मौजूद थे। और कुकी बीजेपी के विधायक नेमचा किपगेन ने वर्चुअल माध्यम से मणिपुर के उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ ली है, यानी वो उप मुख्यमंत्री तो बने हैं लेकिन वर्चुअल तरीके से उन्होंने शपथ ली है दोस्तों। ये अपने आप में एक अद्भुत मामला है, जहां पर वर्चुअल तरीके से भी उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लिया जा सकता है। पहली बार ऐसा हुआ है। नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है दोस्तों। इसके अलावा बीजेपी के गोविंद दास कोंथोजोम और एनपीपी के लोकेन सिंह को मंत्री बनाया गया है। गवर्नर के पोस्ट पर मौजूद भल्ला ने इन सबको शपथ दिलवाया है दोस्तों। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया। कुछ घंटों के बाद इम्फाल के लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह हो गया। ऐसे में आप देखना ये होगा क्या विधानसभा की कार्रवाई बुलाई जाती है और विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, यानी खुद का बहुमत तो साबित करना पड़ेगा। और अगर विधानसभा का कार्यक्रम होता है तो फिर क्या शांति सही से रहेगी? कुल मिलाकर दोस्तों, मणिपुर में शांति बहाल करना अभी सबसे बड़ी चुनौती है। और बीजेपी की सरकार जिस मानसिकता से काम कर रही है दोस्तों, उसमें मैतई समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री और कुकी समुदाय के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि नागा समाज के भी एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो तीनों समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कैसे पूरा समाज एकजुट होगा और कैसे वापस से मणिपुर पुरानी स्थिति में आएगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। मणिपुर के अंदर शांति स्थापित करना अभी सबसे बड़ी चुनौती है और बीजेपी के लोग पूरी तरीके से अब तक फेल रहे हैं। इससे पहले एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे मणिपुर के, उन्होंने जिस तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया दोस्तों और इतने खराब माहौल के बावजूद स्थिति को संभालने में फेल रहे, तो उससे पता चल रहा है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा नेतृत्व खासकर मणिपुर को लेकर नहीं है जो शांति स्थापित कर सके। आप देखते हैं ये जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिनका काफी लो प्रोफाइल है, यानी कम लोग उनको जानते थे, क्या उनके आने से बातचीत हो पाएगी दो समुदायों के बीच में और कैसे संभल पाएगी? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर मोदी सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस व्यापार समझौते में पारदर्शिता की कमी बताई। उन्होंने कहा कि इस समझौते को लेकर कई सवाल है, जिसका जवाब मोदी सरकार ने अभी तक नहीं दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। वहीं पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर 18% शुल्क लगेगा, यानी टैरिफ लगेगा। नरेंद्र मोदी ने यह नहीं बताया कि डील पूरा हो चुका है, कौन कौन से सेक्टर को लेकर हुआ है। नरेंद्र मोदी केवल ये बता रहे कि 18%
15% अब टैरिफ लगेगा, 25 से घटकर 18 हो गया। नरेंद्र मोदी इसी बात का जश्न मना रहे हैं दोस्तों। तो ये दो अलग अलग तरीके का जो अप्रोच है उसे लेकर और ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रंप अनाउंस कर रहा है कि डील हो चुका है और भारत तेल नहीं खरीदेगा? तो ये बात क्या नरेंद्र मोदी बोलने से हिचकिचा रहे हैं? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके तरह अगर आप लोग की कोई और राय हो तब भी लिखिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका के साथ हुए टैरिफ डील को लेकर मोदी सरकार भले ही अपनी बड़ी कामयाबी बता रही हो, लेकिन अमेरिका ने इस डील को लेकर जो बड़े खुलासे किए हैं उसमें व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट की ओर से कहा जाता है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है, यानी भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उसने अपने आप को प्रतिबद्ध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अमेरिकी क्षेत्र में 500 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को लेकर सहमति जताई है, यानी भारत 500 बिलियन डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदेगा और ये भी भारत के ऊपर एक दबाव रहेगा, या फिर यूं कहिए कि भारत ने सहमति जताई है। हालांकि बीजेपी की सरकार इस पर मोहर नहीं लगा रही है दोस्तों, लेकिन अमेरिका के व्हाइट हाउस और उसके जो प्रेस रिलीज सामने आ रही है उसमें ये बातें स्पष्ट कही जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर अमेरिका ने बीजेपी सरकार के द्वारा जो दावे किए जाते हैं उसको एक्सपोज किया, इस पर जवाब अमेरिका को नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों को देना है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में सहरसा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरे दोस्तों, और राहुल गांधी को रोके जाने यानी भाषण से रोके जाने के विरोध में ये सारे लोग इकट्ठा होकर विरोध करते हुए नजर आए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हर एक जगह पर एकजुट होकर जिस तरीके से अपने नेता को नहीं बोले जाने का विरोध कर रहे हैं, नहीं बोले दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर विरोध जता रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों।